हेलो दोस्तों, आप सभी को चौधरी ग्लोबल क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में जनरल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जेएसएससी जेईई में 3 नवंबर 2022 में पूछे जा चुके हैं, वो सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो हमारे स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए स्टील कंप्रेशन मेंबर डिपेंड ऑन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टील का कंप्रेशन मेंबर का इफेक्टिव लेंथ किस पे डिपेंड करता है? इसका राइट आंसर होगा सी, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन बाउंड्री कंडीशन एट इट्स एंड। स्टील कंप्रेशन मेंबर का इफेक्टिव लेंथ रोटेशनल और ट्रांसलेशन बाउंड्री कंडीशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, What is the effect of increase in the amount of compactive effort? Compactive effort का अमाउंट इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, डिक्रीज इन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, The gross pressure at the base of the condition at which the soil fell in shear is known as। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बेस ऑफ द यहाँ पे बोल रहा है कि फाउंडेशन के बेस पर ग्रोस प्रेशर को हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में सॉइल फेल करेगा इन शेयर में, उसे किस नाम से जानते हैं? एक्चुअली बात करते हैं ग्रोस प्रेशर का फाउंडेशन के बेस पर, तो फाउंडेशन हम एक फुटिंग कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल यह हमारा सैलो फुटिंग है। सैलो फुटिंग पर हमारे पास सैलो फुटिंग है। इस सैलो फुटिंग पे कौन कौन प्रेशर डेवलप होगा? तो इस पर 3 एक्सटर्नल लोड अप्लाई होंगे। फर्स्ट एक एक्सटर्नल लोड, यदि कोई भी हमारा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का लोड हमारा फुटिंग पे लगेगा तो हमारा एक्सटर्नल लोड हो गया। सेकेंड, यदि फुटिंग है तो इस फुटिंग का सेल्फ वेट होगा, तो दूसरा हमारा सेल्फ वेट। और थर्ड, ये फुटिंग है तो इस फुटिंग जो है वो सॉइल के अंदर रहता है, तो सॉइल के अंदर है तो इस सॉइल के कारण ओवर बर्डन प्रेशर भी डेवलप होगा। तो यहाँ पर आपको ओवर बर्डन प्रेशर इस पे लगेगा। तो ये तीनों फोर्स जब लगेंगे तो इसके कारण प्रेशर लगेगा। ये प्रेशर को कौन बियर करेगा? इस फुटिंग के नीचे जो सॉइल है ये बियर करेगा। तो ये जब हमारा एक्सटर्नल लोड प्लस सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग प्लस ओवर बर्डन प्रेशर ऑफ सॉइल, ये तीनों का ऐड करते हैं तो इसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रेशर। ये क्या हो जाएगा? टोटल जब तीनों ऐड हो जाएगा तो टोटल हमारा जो प्रेशर मिलेगा इसे बोलते हैं ग्रॉस प्रेशर। ये ग्रॉस प्रेशर लगेगा तो इस ग्रॉस प्रेशर को जो बियर करता है उसे बोलते हैं अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। उसे क्या बोलते हैं? अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी द राइट आंसर, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। यदि इस केस में हमारा ओवर बर्डन सॉइल के कारण जो ओवर बर्डन प्रेशर लग रहा है, यदि इसे रिमूव कर देंगे, सिर्फ हमारा एक्सटर्नल लोड और सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग रहेगा, तब इसे बोलते हैं नेट प्रेशर। और नेट प्रेशर के कारण जो बेयरिंग कैपेसिटी डेवलप होता है उसे बोलते हैं नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे आपको ग्रोस प्रेशर के कारण पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज द राइट आंसर डी। एक चीज़ और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। एक्चुअली सेफ बेयरिंग कैपेसिटी के केस में क्या होता है ना कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यदि नेट प्रेशर, हमको नेट प्रेशर के कारण जो नेट बेयरिंग कैपेसिटी मिला, नेट बेयरिंग कैपेसिटी को यदि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी मिलेगा। जिसके कारण हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे हमें ओनली पूछ रहा है कि किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, द नंबर 100 इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ ISGC 100 इंडिकेट इन mm। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर ISGC है, मीन्स दैट कि इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल।
इसका फुल फॉर्म हो गया इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल 100। ये नॉमेनक्लेचर है। तो यहाँ पे 100 जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? तो ये नॉमेनक्लेचर जो 100 जो इंडिकेट करता है वो हमारा टोटल डेप्थ ऑफ सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 100 क्या हो गया? ये 100 mm में 100 mm ये हो गया आपका टोटल डेप्थ ऑफ द सेक्शन। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मैंने 5th क्वेश्चन को प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि कभी भी जब सबमर्ज बॉडी होते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में ब्योयांसी फोर्स हमेशा जी से ऊपर लाइज करता है। एक्चुअली हमारा यदि बॉडी सबमर्ज हो जाएंगे इस केस में जो इसका ब्योयांसी फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ब्योयांसी फोर्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम कंपेयर करते हैं। तो ब्योयांसी फोर्स यदि जी से ऊपर लाइज करते हैं तब ये केस हो जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। ये मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका था, ये रिपीट क्वेश्चन है। यदि आपका जी ऊपर लाइज करेगा और बी नीचे लाइज करेगा तो इस केस में हमारा जो होता है वो होता है अनस्टेबल केस। कैसा केस हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि दोनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगे, जी और बी दोनों एक ही पॉइंट पे लाइज करते हैं तब ये हो जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये कैसा केस हो जाएगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम केस। तो यहाँ पे आपको अस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस पूछ रहा है कि सबमर्ज बॉडी अस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब वह ब्योयांसी फोर्स ऊपर लाइज करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तब वो अस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है कि ब्योयांसी फोर्स जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ब्योयांसी फोर्स बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये अनस्टेबल का केस है। तो यहाँ पर स्टेबल का पूछ रहा है तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। सेकेंड बी जो है इस केस में ब्योयांसी फोर्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल ब्योयांसी फोर्स एंड लोकेशन। देखिए यहाँ पर बोल रहा है 20 ऑप्शन में कि ब्योयांसी फोर्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे लाइज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन में देख रहे हैं, सी ऑप्शन में देखिए ब्योयांसी फोर्स इज एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर आपको जो ब्योयांसी फोर्स है वो एबव है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? अस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ब्योयांसी फोर्स जो है वो एबव है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन। द पार्शियली सेफ्टी फैक्टर यूज्ड फॉर स्टील इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट। बताइए राइट आंसर क्या होगा? स्टील इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट में स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना कंसीडर करते हैं? तो रेनफोर्समेंट कंक्रीट के केस में स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 1.15 लेते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी। यदि यहाँ पर कंक्रीट रहता तब, तो कंक्रीट के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 कंसीडर करते हैं। तो यदि कंक्रीट रहेगा तो कंक्रीट के केस में आपको राइट आंसर हो जाएगा 1.5। अब स्टील रहेगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 होता है। ओके। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है। इन केस ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम subjected to external load system the shear force will be maximum। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका कैसा सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर एक्सटर्नल लोड लग रहा है, तो shear फोर्स हमारा मैक्सिमम किस पॉइंट पर डेवलप होगा? तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में यदि एक्सटर्नल लोड अप्लाई होते हैं तो मैक्सिमम shear फोर्स आपको एलवेज सपोर्ट पे मिलता है। ये याद रखिएगा, एलवेज सपोर्ट पर मिलेगा। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का मैक्सिमम shear फोर्स कहाँ डेवलप होगा? सपोर्ट पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस। इन ए स्टैटिक फ्लूइड द इंटेंसिटी ऑफ ए प्रेशर विल बी इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। दिस वाज स्टेटेड बाय। बताइए किसके द्वारा ये दिया गया है? यहाँ पे बोल रहा है कि स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर का इंटेंसिटी
ऑल डायरेक्शन में इक्वल होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो पास्कल लॉ के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। पास्कल लॉ में बताता है कि स्टैटिक फ्लूइड में जो हमारा प्रेशर का इंटेंसिटी है वो ऑल डायरेक्शन में इक्वल होता है। सभी डायरेक्शन में प्रेशर का इंटेंसिटी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, when water is pumped out from a tube well in an aquifer, the piezometric surface formed surrounding the tube well is known as। बताइए इसे राइट आंसर क्या होगा? जब वाटर से हम पंप करते हैं तो ट्यूबवेल से इक्विफर में, तो हमारा पीजोमेट्रिक सरफेस फॉर्म होता है चारों तरफ ट्यूबवेल के। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉन ऑफ डिप्रेशन। राइट आंसर इसका क्या होगा? ए, कॉन ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, द टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे बोल रहा है कि टेम्पोररी हार्डनेस जो है वाटर में वो किसके प्रेजेंस के कारण होते हैं। एक्चुअली टेम्पोररी हार्डनेस का बात करते हैं तो हमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण होता है। टेम्पोररी हार्डनेस वाटर में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण आते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या होगा? बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम। यदि कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम रहता या बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम तो भी आपको टेम्पोररी हार्डनेस आएगा वाटर में। यदि आपको यहाँ पर मैग्नीशियम भी होगा तो भी राइट आंसर हो जाएगा। बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम या कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम, ये चार है। कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम या कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम या बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम, ये चारों के कारण आपको क्या होंगे? टेम्पोररी हार्डनेस आते हैं। अदरवाइज वो परमानेंट हार्डनेस होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको बाइकार्बोनेट ऑफ क्लोराइड है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, ये तीनों कारण परमानेंट हार्डनेस होते हैं वाटर में। ये तीनों यदि प्रेजेंट रहेंगे तो परमानेंट हार्डनेस उसमें रहेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? डी, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, फॉर ए रेक्टेंगुलर बीम subjected to external loading the shear stress will be maximum at। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे रेक्टेंगुलर बीम है। कैसा बीम है? रेक्टेंगुलर बीम है और इस पर एक्सटर्नल लोड लग रहा है। अब इस एक्सटर्नल लोड के कारण shear स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे डेवलप होगा? तो कोई भी एक मान लेते हैं कि इस तरह का रेक्टेंगुलर बीम है। तो रेक्टेंगुलर बीम का shear स्ट्रेस जो हम SFD बनाते हैं वो कैसे बनता है? shear स्ट्रेस डायग्राम बनाइएगा तो इस तरह से बनता है। जो मैक्सिमम स्ट्रेस मिलता है वो हमें न्यूट्रल एक्सिस पे मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगा? मैक्सिमम shear स्ट्रेस मिलता है। और देखिए अपर एंड लोअर पॉइंट पर हमारा shear स्ट्रेस क्या है? 0 है। तो यदि बॉटम बोलेगा या फिर अपर पॉइंट टॉप सरफेस पे बोलेगा तो हमारा shear स्ट्रेस क्या हो जाता है? 0। तो राइट आंसर क्या होगा? न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम। सी द राइट आंसर। ये shear स्ट्रेस डायग्राम है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ ए फिलेट विल्ड शैल नॉट बी लेस देन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फिलेट वेल का थ्रॉट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस किससे लेस नहीं ले सकते, इससे कम नहीं ले सकते हैं। 3 mm से लेस नहीं ले सकते हैं। 3 mm मिनिमम आपको लेना ही पड़ता है। तो फिल्टेड वेल का जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होता है वो मिनिमम 3 mm हम लेते हैं, इससे कम नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट 13, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हीकल इन एन वाइल बॉर्न पेंट। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? वाइल बॉर्न पेंट में व्हीकल का क्या फंक्शन है? एक्चुअली वाइल बॉर्न पेंट में व्हीकल का जो मेन फंक्शन है वो, जैसे हम कोई भी लिक्विड सस्पेंशन हमारा पेंट में होते हैं तो उस इंग्रेडिएंट को होल्ड करने का काम, मेन काम जो है वो व्हीकल का होता है। तो लिक्विड सस्पेंशन पेंट में आपको जो इंग्रेडिएंट को होल्ड करके रखता है वो कौन रखता है? व्हीकल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए,
इट होल्ड द इंग्रेडिएंट ऑफ द पेन इन लिक्विड सस्पेंशन। नेक्स्ट 14 क्वेश्चंस। द यूनिट used for the measurement of roofing with asbestos और galvanized iron sheet roofing is। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपका एस्टिमेशन से है। जब भी यदि गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट रहेगा, इस केस में हम जो मेजर करते हैं वो एरिया मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए मीटर स्क्वायर। जहाँ पे भी यदि गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट रहेगा उस केस में आप ऑलवेज मीटर स्क्वायर मारिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ए होगा मीटर स्क्वायर। 15 क्वेश्चंस। इफ द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बीम लाइज एबव द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस देन द बीम इज सेड टू बी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि बीम का एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से एबव लाइज कर रहा है। ठीक, तो इस केस में जो बीम है वो किस तरह का सेक्शन होगा, अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन होगा या क्रिटिकल सेक्शन होगा या ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन होगा या बैलेंस सेक्शन होगा। तो एक्चुअली आज इसी से क्वेश्चन है। इसे डिफाइन करने के लिए एक हम डायग्राम बताते हैं आपको। ये डायग्राम है और ये जो है ये आपका क्या है, ये हमारा एक्चुअल है। इस केस में हमारा जो मिलेगा ये हमारा एक्सयू लिमिटिंग हो गया। ये क्या हो गया, एक्सयू लिमिटिंग। और ऊपर में जो होता है ये कंक्रीट का डायग्राम होता है, नीचे जो होता है स्टील का। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एबव लाइज द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। मीन्स दैट क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से हमारा जो है वो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऊपर लाइज कर रहा है। मीन्स दैट एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऊपर लाइज करने का मतलब है कि आपको इस तरह से होगा, ये क्या होगा, इस तरह से हमारा बनेगा। तो यहाँ पर ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो इस केस में हमारा एक्सयू जो है वो ऊपर लाइज कर रहा है। और जब हमारा एक्सयू लिमिटिंग से ऊपर लाइज कर रहा है तो यहाँ पर आप लोड जो है, कंक्रीट पहले फेल नहीं किया है। कंक्रीट इस केस में पहले फेल नहीं किया। पहले क्या फेल किया, स्टील। जब स्टील पहले फेल करता है तो यह हमारा कैसा हो जाता है, अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन होता है। ये कैसा हो गया, अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन। एक्चुअली अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन के केस में क्या है कि स्टील को पहले फेल करवाते हैं, तो जिसके कारण स्टील पहले फेल करेगा तो कंक्रीट में हमारा क्या होगा, कंक्रीट में हमारा क्रैकिंग देखने को मिलेगा। तो वह हमें इंडिकेट करता है कि आप रिपेयर कीजिए इसे, नहीं तो ये हमारा फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो इस केस में हमारा स्टील पहले फेल इसलिए करवाते हैं। यदि हमारा कंक्रीट पहले फेल करता तो वो ब्रिटल नेचर का होता है, वो डायरेक्टली क्या करेगा, फॉल डाउन हो जाएगा। तो वहाँ से हमें डायरेक्टली फॉल डाउन होगा तो उसके कारण क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, बहुत सारे मौत भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कभी भी जो बीम है या कोई भी स्ट्रक्चर है उसे हम अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन में बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टील पहले फेल कर रहा है और कंक्रीट बाद में। यहाँ पर यदि हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऊपर लाइज कर रहा है तो ऊपर लाइज कर रहा है मीन दैट कि एक्चुअल लिमिटिंग से ऊपर है। यदि लोड अभी प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारा जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो अभी डाउन करेगा, वो और कंसीडर करेगा। वो कब तक नहीं फेल करेगा, जब तक ये क्रिटिकल सेक्शन पे आकर मर्ज ना कर जाए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, द गेज लेंथ ऑफ ए बोर्ड गेज रेलवे ट्रैक इज। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले बार जो मैंने क्लास लिया था उसमें बताया था कि रेलवे ट्रैक में जो बोर्ड गेज का लेंथ लेते हैं वो कितना लेते हैं, तो वहाँ पे बताए थे मैंने 1676 mm। ये मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। बट यहाँ पे यूनिट चेंज किया या मीटर में पूछा, तो मीटर में आपको mm को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना मिलेगा, 1.676 मीटर। राइट आंसर क्या होगा इसका, डी। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखिए। 17 में है, अकॉर्डिंग टू इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन ए सॉइल सैंपल इज सेड टू बी सैंड वेन। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन। इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन के अनुसार सॉइल को
सेंड कब कहेंगे, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो सॉइल का सेंड कब कहेंगे, जब हमारा 4.75 mm सेल्सियस से वो क्या हो जाता है, पास कर जाता है। तो उस केस उसके बाद जो पास करेगा उस सॉइल को क्या बोलते हैं, सैंड बोलते हैं। तो हमारा 4.75 mm से क्या होना चाहिए, फाइनर होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, ठीक, तब हम क्या कहेंगे, उसे सैंड बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा मोर देन हाफ ऑफ द कोर्स फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द 4.75 mm ISU। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सी। ओके, नेक्स्ट 18 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है। ए फ्लूइड फ्लो इन विच वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर etc विच डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड इन मोशन डू नॉट चेंज विथ टाइम। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ए फ्लूइड फ्लो इन विच वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर मीन्स दैट कि फ्लूइड का जो प्रॉपर्टीज है, फ्लूइड के मोशन जब भी हो तो उसके टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा है, ठीक, टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं। तो जब टाइम के साथ यदि चेंज नहीं करता फ्लूइड का प्रॉपर्टीज तो उसे हम बोलते हैं एसटीडी फ्लो। क्या बोलेंगे, एसटीडी फ्लो। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डी। हमेशा याद रखिएगा कि यदि हमारा कोई भी फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है और टाइम के साथ हमें इसका फ्लूइड प्रॉपर्टी नहीं चेंज करता है तो उसे बोलते हैं एसटीडी फ्लो। ओके, यदि प्लेस के साथ नहीं फ्लो करता तब क्या बोलते हैं, तो प्लेस के साथ यदि कांस्टेंट रहता है फ्लूइड प्रॉपर्टी तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। तो यहाँ पर टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा है, मतलब टाइम के साथ क्या कांस्टेंट है, तो इसे बोलेंगे एसटीडी फ्लो। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट विल नॉट बी यूज टू मेजर द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे कंक्रीट का वर्कबिलिटी किस किस से मेजर करते हैं, तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर से मेजर करते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट से हम वर्कबिलिटी मेजर करते हैं, स्लम टेस्ट से भी हम क्या करते हैं, वर्कबिलिटी ही मेजर करते हैं, और फ्लो टेस्ट से भी क्या करते हैं, वर्कबिलिटी ही मेजर करते हैं। बस एक्चुअली वर्कबिलिटी का जब बात करते हैं तो वर्कबिलिटी हमारा डिफरेंट टाइप का होता है, लो, फिर मीडियम, फिर हाई। इसके कारण हमारा अलग अलग क्या करते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए। बट सेग्रीगेशन टेस्ट जो है इससे हम वर्कबिलिटी मेजर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉट यूज्ड मेजर द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, सेग्रीगेशन टेस्ट। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। व्हेन द होल सर्कल बेरिंग of a line is 127 degree 30 minute, then what is its bearing in quadrilateral system। बताइए क्वाड्रिलेटरल सिस्टम में इसका क्या बेरिंग होगा, क्या एंगल होगा यदि होल सर्कल बेरिंग 127 डिग्री 30 मिनट गिवन है। तो एक्चुअली होल सर्कल बेरिंग किसे बोलते हैं, तो होल सर्कल बेरिंग केस में नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट एंड वेस्ट, ये डायरेक्शन होते हैं। तो होल सर्कल बेरिंग केस में हम हमेशा जो एंगल कंसीडर करते हैं वो नॉर्थ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो नॉर्थ से हम चलेंगे तो यहाँ से आपको 127 डिग्री इस तरह से मिलेगा। ये हमारा एंगल कितना हो गया, 127 डिग्री 30 मिनट। ये हो गया होल सर्कल बेरिंग। बट क्वाड्रिलेटरल बेरिंग क्या बोलता है कि क्वाड्रिलेटरल बेरिंग में नॉर्थ और साउथ से हम दोनों डायरेक्शन से लेते हैं जिससे भी आपको नज़दीक पड़े। यदि यहाँ पर आपको एंगल रहता तो हम नॉर्थ साउथ से ले लेते, तो नॉर्थ डायरेक्शन से लेते तो हमारा नॉर्थ की तरफ जो हमारा शॉर्ट हमारा एंगल मिलेगा उसे हम कंसीडर करते हैं। तो हमें बोल रहा है क्या, क्वाड्रिलेटरल सिस्टम में इसका क्या होगा, तो साउथ की तरफ से हमारा जो एंगल होगा इस तरह से हमारा ये एंगल होगा। तो यहाँ पर कितना ये एंगल होगा, तो साउथ और ये हमारा इस डायरेक्शन में है और ये टोटल हमारा 180 है। तो 180 में से आप क्या कीजिएगा, इसको माइनस कीजिएगा तब आपको ये एंगल मिलेगा। तो 180 में से माइनस कर देंगे 127 डिग्री 30 मिनट, इसे माइनस कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा। तो यदि हम एक चीज़ और गौर कीजिए, यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिया हुआ साउथ और ईस्ट, क्या साउथ और ईस्ट, तो साउथ और ईस्ट ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, साउथ ईस्ट कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो इसका ऐसे ही राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका हो जाएगा ये राइट आंसर। बट अब माइनस भी कीजिएगा तो आपको 52 डिग्री 30 मिनट ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा
0 मिनट है, तो यहाँ से 1 डिग्री जाएगा तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। ओके, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 60 मिनट। तो 0 में से 0 चला गया 0, 6 में से 3 आ गया 3, यहाँ पॉइंट, ये आपका यहाँ पर कितना हो गया 9, 9 में 7 जाएगा कितना हो गया 2, और ये आपका हो गया 7, 7 में से 2 जाएगा कितना होगा 5, 110 में से 52 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन 52 डिग्री 30 मिनट इन ईस्ट डायरेक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, साउथ डायरेक्शन साउथ ईस्ट में होगा 52 डिग्री 30 मिनट क्वाड्रेटरल सिस्टम में इसका बेरिंग का वैल्यू। नेक्स्ट 21, इफ Fy इज द यील्ड स्ट्रेस, Fy क्या है, यील्ड स्ट्रेस है स्टील का, और Es इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, देन द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट एट फेल्यूर शुड नॉट बी लेस देन। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए एक्चुअली मैक्सिमम स्ट्रेन टेंशन के केस में पूछ रहा है, टेंशन एनफोर्समेंट के केस में इससे लेस नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाता है Fy डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पर Fy है, ठीक, स्टील है, एक मिनट, Fy हम जो स्टील का जो हमारा स्ट्रेंथ होता है उसे लेते हैं यील्ड स्टील, तो यील्ड स्ट्रेस हमारा Fy हो गया डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, किसका, स्टील का, तो स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं 1.15। मैंने ऊपर बताया था स्टील के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कितना लेते हैं 1.15, तो यहाँ पे 1.15 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे इनटू यंग मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस हम गिवन है ES, तो ES ले लेंगे प्लस यहाँ पर ऑफसेट मेथड यूज करते हैं स्टील के केस में, जब हमारा माइल्ड स्टील से ऊपर जाता है तो उस केस में ऑफसेट मेथड 0.002 लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस 0.002, ये आपका जो है मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन इससे लेस नहीं होना चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन एनफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन Fy डिवाइड बाई 1.15 इंटू ES प्लस 0.002, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 22, द लॉस एंगल टेस्ट फॉर कोर्स एग्रीगेट इज यूज टू फाइंड इट, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए लॉस एंगल टेस्ट फॉर कोर्स एग्रीगेट इज यूज टू, हम लॉस एंगल टेस्ट किस लिए यूज़ करते हैं कोर्स एग्रीगेट में, क्या फाइंड करते हैं इससे, तो लॉस एंगल जो है इससे हम एब्रेशन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, एब्रेशन वैल्यू, एब्रेशन वैल्यू से क्या मिलता है, तो एक्चुअली इससे हार्डनेस मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, हार्डनेस। तो हम जब बात करते हैं एब्रेशन टेस्ट का तो इसमें हमारा 3 तरह का एपरेटस यूज़ करते हैं, एक तो लॉस एंगल एब्रेशन टेस्ट, दूसरा डेवल एब्रेशन टेस्ट और तीसरा डॉरी एब्रेशन टेस्ट। जिससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एब्रेशन वैल्यू, जिससे हमें हार्डनेस पता चलता है कोर्स एग्रीगेट का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट 23, बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड फंक्शन द रोड इन इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, लोकेशन और फंक्शन के आधार पर इंडिया में रोड को कितने में क्लासिफाई किए गए हैं, कितने पार्ट में, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 कैटेगरी। कौन कौन, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, ये 5 कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं इंडियन रोड को, तो राइट आंसर क्या होगा इसका ए। नेक्स्ट 24 क्वेश्चंस, द फंक्शन ऑफ एडिंग जिप्सम इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। हम जिप्सम को ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में यूज़ करते हैं, इसका मेन काम क्या है, तो एक्चुअली हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जब बात करते हैं, कोई भी सीमेंट का बात करेंगे तो उस केस में हमारा 4 बॉन्डिंग कंपाउंड होते हैं, C3S, C2S, C3A
NC4AF। तो जो हमारा C3S और C2S जो है ये हमें स्ट्रेंथ देते हैं, बट जो C3A है ये अल्मुना का जो कंपोनेंट है ये जो है वाटर के साथ क्या करता है, तुरंत रिएक्ट करना चाहता है। वाटर के साथ क्या करना चाहता है, तुरंत रिएक्ट करना चाहता है। तो वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन बहुत फास्टली होगा, जिसके कारण स्ट्रेंथ वगैरह में डिक्रीजिंग देखने को मिल जाता है। तो जिप्सम हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जिप्सम एक लेयर बना देता है इसके ऊपर। तो ये क्या करता है, इसको फॉल्स जो सेटिंग होता है उससे रोकने का काम करता है कि तुरंत C3A को वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करने देता है। तो ये हमारा जो जिप्सम है वो क्या करता है, जब रिटार्डर करता है इस पर एक लेयर बनाएगा तो तुरंत रिएक्ट नहीं होगा। तो रिएक्ट तुरंत नहीं होगा तो हमारा सेटिंग टाइम है वो फॉल्स सेटिंग टाइम को प्रिवेंट करेगा और सेटिंग टाइम हमारा बढ़ जाएगा, वो धीरे धीरे सेट करेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट फॉल्स सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो सी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 25 है द यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ फिल्टर मीडिया इन ए रैपिड सैंड फिल्टर वेरीज फ्रॉम। ओ ये देखिए यहाँ पर एक्चुअली बोल रहा CU, ये हमारा क्या है CU है, यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट किसका, फिल्टर मीडिया ऑफ इन रैपिड सैंड फिल्टर केस में हम CU का वैल्यू कितना लेते हैं। एक्चुअली रैपिड सैंड फिल्टर बनाते हैं तो वहाँ पर सैंड यूज़ करते हैं, तो उस सैंड के केस में हम CU लेते हैं और D10 लेते हैं, ठीक, इफेक्टिव साइज लेते हैं और CU लेते हैं। CU क्या होता है, तो CU जो होता है ये होता है आपका D60/D10, D60/D10। ओके, ये हमारा CU होता है यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है कि रैपिड सैंड फिल्टर में कितना लेते हैं। इसका जो रेंज होता है ये हमारा 1.2 से 1.8 लेते हैं। कितना लेते हैं, 1.2 से 1.8। यदि आपको स्लो सैंड फिल्टर रहता है तब कितना लेते हैं, स्लो सैंड फिल्टर के केस में जो हम सैंड यूज़ करते हैं उसका CU का वैल्यू कितना लेते हैं, तो उसमें लेते हैं 1.8 से 3, इसके बीच में हम लेते हैं। तो यहाँ पर आपको रैपिड सैंड फिल्टर के केस में पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.2 to 1.8। राइट आंसर इसका D होगा। ये बहुत ही रेयर केस में पूछता है ज़्यादा, बट ये बहुत ही अंदर से है, रैपिड सैंड फिल्टर का कभी CU पूछता नहीं है। तो इसे याद रखिएगा, 1.2 to 1.8 हमारा राइट आंसर होगा रैपिड सैंड फिल्टर केस में। और यदि आपको स्लो सैंड फिल्टर केस में पूछेगा तो CU का वैल्यू 1.8 से 3 के बीच में लेते हैं। तो ये भी वैल्यू आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, हो सकता है अगला एग्जाम में ये पूछ सके। नेक्स्ट आपको 26 क्वेश्चन है। 26 देखिए क्या बोल रहा, द डिवाइस विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट द सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ गैस स्ट्रीम सेपरेट द डस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि द डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ गैस स्ट्रीम सेपरेट द डस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड। गैस यहाँ पर क्या है, गैस डायरेक्शन के जो हमारा सडनली चेंज से डस्ट पार्टिकल क्या हो रहा है, सेपरेट हो जा रहा है। जो गैस डायरेक्शन में सडनली चेंज हो रहा है तो डस्ट पार्टिकल क्या हो रहा है, सेपरेट हो जा रहा है। तो इस प्रिंसिपल पर वर्क करने वाले डिवाइस को क्या कहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा B, लोअर कलेक्टर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B, LOUVER, लोअर कलेक्टर। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 27, sedimentation analysis for a soil mass will be considered when soil particle size is less than। बताइए राइट आंसर क्या होगा। एक्चुअली हम बात करते हैं सॉइल का, सॉइल को 2 में हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक। तो उसमें हम क्लासीफाई करते हैं सॉइल को, तो यहाँ से हमारा एक हमारा यहाँ पर क्ले और सिल्ट हमारा होता है, सिल्ट और क्ले। तो सिल्ट और क्ले जो होता है वो लेस देन क्या होता है, 25 माइक्रोन होता है, लेस देन 25 माइक्रोन होता है। तो 25 माइक्रोन से लेस जो रहता है वो उसमें कौन कौन आते हैं, सिल्ट और क्ले पार्टिकल आते हैं। तो सिल्ट और क्ले पार्टिकल को हम जो एनालिसिस करते हैं वो सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं, मीन्स दैट कि वेट एनालिसिस इसे भी बोलते हैं। ये हमारा किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो स्टॉक एनालिसिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है।
तो सॉइल को हम दो पार्ट में कैटेगरी में बांट देते हैं। तो यहाँ पर एक सीव एनालिसिस हो जाता है और एक सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। तो सीव एनालिसिस को हम ड्राई एनालिसिस भी कहते हैं, और हमारा जो ये हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस है इसे हम वेट एनालिसिस भी कहते हैं। और ये एक्चुअली किसके लिए यूज़ करते हैं, तो हम सिल्ट और क्ले के लिए यूज़ करते हैं, सिल्ट और क्ले। तो सिल्ट और क्ले के लिए यूज़ करते हैं जिसका साइज लेस देन 75 माइक्रोन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 75 माइक्रोन। नेक्स्ट 28 है, इन्वर्ट ऑफ द सीवर मीन्स। बताइए इन्वर्ट का सीवर में क्या मतलब होता है। तो सीवर में हमारा जो सीवर का इन्वर्ट का मतलब होता है इनसाइड बॉटम ऑफ द सीवर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनसाइड बॉटम ऑफ द सीवर। नेक्स्ट 29, द प्रिसिपिटेशन caused by neutral rising of warmer lighter air in colder dense surrounding is known as। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, द प्रिसिपिटेशन caused by natural rising of warmer lighter air in colder dense surrounding is known as। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, कन्वेक्टिव प्रिसिपिटेशन। क्या होगा इसका, सी, कन्वेक्टिव प्रिसिपिटेशन। नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस, एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड बर्न्ट क्ले ब्रिक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज। बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको BIS ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के अनुसार ब्रिक्स को क्लासिफाई करना है मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर। तो कितने कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 11 क्लासेस में हम इसे क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट 31 आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फ्लोइंग काउज फॉर द मूविंग सिस्टम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू मूव फ्रॉम इट्स जीरो इज। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग काउजेज फॉर द मूविंग सिस्टम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू मूव फ्रॉम इट्स जीरो। राइट आंसर इसका हो जाएगा डिफ्लेक्शन फोर्स। क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग फोर्स। नेक्स्ट 32, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर इज डैश द फुल लोड टॉर्क। बताइए कितने टाइम्स, राइट आंसर इसका बताइए कितने टाइम्स होंगे। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर इज 3 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क। राइट आंसर इसका क्या होगा, 3 टाइम्स। नेक्स्ट 33 में बोल रहा है, द टर्न कॉलम विच इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ डैश बाय काउंटिंग द टोटल चार्ज that passes through an arbitrary cross section of a wire during an interval of 1 second। बताइए 1 सेकेंड में चार्ज पास करते हैं, ठीक, उसे काउंट करता है टोटल चार्ज को, उसे क्या कहेंगे, द टर्म ऑफ क्लूम। तो क्लूम हमारा जो है वो करंट को मेजर करता है ना जी, ठीक। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ, तो किस टर्म में, तो एम्पियर के टर्म में हम मेजर करते हैं ना। तो एम्पियर बाय काउंटिंग द टोटल दैट पासेस थ्रू द आर्बिट्री क्रॉस सेक्शन वायर ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जितना भी चार्ज को काउंट करने का जो काम करता है वो एम्पियर में हमारा होता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एम्पियर। ओके। नेक्स्ट 34, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द 2 कॉइल आर। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुका है। जो आइडियल ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें 2 कॉइल होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो हमारा दोनों क्या होते हैं, प्योरली इंडक्टिव होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए प्योरली इंडक्टिव। नेक्स्ट 35, द गिवन सिग्नल इज। बताइए ये सिग्नल, ये जो सिग्नल दिया हुआ किसका है, इसका राइट आंसर होगा डी एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आर्किंग कॉन्टैक्ट्स ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज मेड बाय यूजिंग। बताइए राइट आंसर क्या होगा,
आर्किंग कॉन्टैक्ट जो है सर्किट का, ब्रेकर सर्किट का, वो किससे मिलकर बना रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर टंगस्टन एलॉय। कॉपर टंगस्टन एलॉय से बना हुआ होता है। नेक्स्ट 37 आपके स्क्रीन पर है, डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट इज। तो डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट होता है ए डिकोडर सर्किट विथ इनेबल इनपुट। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर होगा बी, ए डिकोडर सर्किट विथ इनेबल इनपुट। नेक्स्ट 38 आपके स्क्रीन पर है, द करेक्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन कंपोनेंट इज। तो यहाँ पर देखिए कंपोनेंट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया हुआ है कैपेसिटर। ये क्या हुआ है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर केस में क्या यूज़ करते हैं? कैपेसिटर केस में हम सी यूज़ करेंगे जब भी यूज़ करेंगे। सी यहाँ पर कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर आर आई है तो ये ओम्स लॉ का हो गया, ये भी इक्वल टू आई, ये दोनों ऐसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर एल है तो एल हमारा इंडक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, तो सी यहाँ पर कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऐसे ही हो जाएगा, भी इक्वल टू आई डिवाइड बाई ओमेगा सी। ये जे जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका? डी। 39 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है, फॉर विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज द गिवन सैम्बल यूज। बताइए ये सैम्बल जो है किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक क्वाइटेंट इंस्ट्रूमेंट। राइट आंसर क्या होगा इसका? ए, इलेक्ट्रोडायनेमिक क्वोशिएंट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है, लोड ड्यूरेशन कर्व इज द प्लॉट बिटवीन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोड ड्यूरेशन जो है कर्व, उसको किसके किसके बीच में प्लॉट करते हैं? तो ऑफ कोर्स हम लोड और टाइम के बीच में इसको कर्व को प्लॉट करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी, द राइट आंसर हो जाएगा लोड एंड टाइम। तो आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 हमारा फिनिश हो गया। पार्ट 2 में नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए। ये जो चैनल है नया चैनल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। यदि सपोर्ट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मैं भी इस तरह का अच्छे वीडियो जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।